नमस्ते, मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकेंड का जो फर्स्ट पेपर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें प्रथम जो भाग है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, उसके 5 जो प्रमुख राजवंश थे, उनमें से प्रथम राजवंश जिसे तथाकथित गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है और जो 1206 से लेकर 1290 तक था, उसमें 2 प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन पिछले वीडियोस में किया जा चुका है। तथाकथित गुलाम वंश में एक और महत्वपूर्ण शासक रज़िया सुल्तान को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। हालांकि यह शासनकाल केवल 4 वर्षों का था और जिसे अल्पकालीन कहा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय इतिहास में रज़िया सुल्तान को प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त हुआ और इसीलिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण रज़िया सुल्तान के शासनकाल को ऐतिहासिक माना जा सकता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा था और वह चाहता था कि उसके पश्चात उसकी पुत्री रज़िया अगली सुल्तान बने, लेकिन तुर्की अमीर ऐसा नहीं चाहते थे और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रुकनुद्दीन, जो इल्तुतमिश का पुत्र था, उसे सुल्तान बनाया गया। लेकिन 1236 में ही रुकनुद्दीन के स्थान पर रज़िया सुल्तान अगली शासिका बनी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु और 1266 में बलबन के सुल्तान बनने तक का जो समय है, वह इल्तुतमिश के पश्चात अत्यंत कमज़ोर शासकों का युग रहा, जिसमें मुख्य रूप से तुर्की अमीर ज़्यादातर प्रमुख रहे और उन्हीं की इच्छानुसार महत्वपूर्ण कार्य हुए। रुकनुद्दीन के स्थान पर रज़िया अगली सुल्तान बन गई थी, लेकिन उसके समक्ष विभिन्न चुनौतियां थीं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अमीरों की थी और प्रमुख रूप से बदायूं, मुल्तान और लाहौर के प्रमुख अमीर उसके शासन के विरुद्ध थे और उन्होंने मुख्य रूप से उसके समक्ष चुनौती प्रस्तुत की। रज़िया सुल्तान को इस बात की जानकारी होने के पश्चात उसने इस बात का प्रयास किया कि इन अमीरों में पारस्परिक फूट डाली जाए और उन्हें या उनके संगठन को अलग अलग किया जाए। उसने बदायूं के सूबेदार और मुल्तान के सूबेदार, जो प्रमुख अमीर थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया और बाकी के जो अमीर थे उनमें भी इस बात का प्रचार कराया गया कि अधिकतर महत्वपूर्ण अमीरों का समर्थन रज़िया को प्राप्त है। लाहौर के सूबेदार और अन्य जो मुख्य अमीर थे जो विद्रोह कर रहे थे रज़िया का, उनका भी दमन किया गया और इस प्रकार से प्रारंभिक शासनकाल में रज़िया ने अपने जो प्रमुख विद्रोही थे उनका दमन का कार्य किया। अपने विद्रोहियों को समाप्त करने के पश्चात रज़िया के लिए आवश्यक था कि वह ऐसे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करे जो उसके समर्थक थे। इसीलिए प्रशासन के क्षेत्र में नवीन नियुक्तियां की गई और जो प्रमुख विद्रोही अमीर थे उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए रज़िया ने गैर तुर्कों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति जमालुद्दीन याकूत की थी, जिसे अमीर आखूर का पद दिया गया और जिससे बाद में
जो प्रमुख अमीर थे वे रज़िया के विरोधी हुए। सुल्तान बनने के पश्चात रज़िया को कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख समस्या थी कर्मत संप्रदाय के लोगों का विद्रोह। गुजरात और दिल्ली के आसपास के प्रदेश से कर्मातियों ने संगठित होकर रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण किया और यह प्रयास किया कि रज़िया को सुल्तान के पद से हटाया जाए, लेकिन रज़िया ने सेना की सहायता से इस विद्रोह को कुचल दिया और कर्मातियों का दमन करने के कारण उसकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रणथंबोर के राज्य पर चौहान राजपूतों ने रणथंबोर के दुर्ग को घेर लिया और जो तुर्क सेना ने रणथंबोर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था उसे दुर्ग में घेर लिया गया। जब रज़िया को इस बात का समाचार हुआ तब उसने एक तुर्क सेना मदद के लिए भेजी, लेकिन इस तुर्क सेना को यह कहा गया था कि यदि स्थिति खराब होती है तो ऐसी स्थिति में दुर्ग को खाली करके सैनिकों को सुरक्षित बाहर ले लिया जाए। और ऐसा करने के कारण जो रणथंबोर का दुर्ग था उस पर चौहानों ने पुनः अपना अधिकार जमा लिया और सल्तनत साम्राज्य से रणथंबोर के पतन के कारण अधिकतर जो अमीर थे वे रज़िया सुल्तान की इस कार्यवाही से उसके विरुद्ध हो गए। सीमांत की जिस समस्या का सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा था और लगभग सभी सुल्तानों को करना पड़ा था, वही समस्या रज़िया के समक्ष भी थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और उस क्षेत्र में जलालुद्दीन मंगबरनी के प्रतिनिधि ने रज़िया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी, लेकिन जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने सहायता देने से मना कर दिया था, उसी प्रकार रज़िया ने भी सहायता देने में अपनी अक्षमता जाहिर की। लेकिन जो प्रमुख उस समय के अमीर थे उन्होंने इससे यह माना कि रज़िया की शक्ति अत्यधिक कमज़ोर है और इसे उसकी निर्बलता का प्रतीक मानते हुए भी वे उसके विरोधी हुए। सुल्तान बनने के साथ ही रज़िया का विरोध हो रहा था और उसके विरुद्ध होने के अमीरों के पास दो कारण थे। प्रथम, जिस प्रकार से रज़िया शासन कर रही थी, वो चाहते थे कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो अमीर हैं उनका दबदबा प्रशासन पर रहे, लेकिन रज़िया इसके लिए तैयार नहीं थी और उसने अपने पद को शक्ति देने का प्रयास किया और इससे क्योंकि अमीरों को अधिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वे उसके विरोधी बने। इसके साथ साथ जिस प्रकार से रज़िया ने नवीन नियुक्तियां देते वक्त गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिए थे और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस प्रकार से अमीर आखूर के पद पर नियुक्ति दी गई थी याकूत को, उससे अधिकतर अमीर पुनः उसके विरोधी हुए और एक बार पुनः रज़िया को इन विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। जो प्रमुख अमीर उसके विरुद्ध थे उनमें लाहौर का सूबेदार और भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया प्रमुख थे। अल्तुनिया ने योजनाबद्ध तरीके से रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ताकि रज़िया सुल्तान को दिल्ली से बाहर आना पड़े, और जब रज़िया सुल्तान इस विद्रोह का दमन करने के लिए वहां से निकली तब भटिंडा के निकट रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया गया और उसे भटिंडा के दुर्ग में रखा गया। दिल्ली में इल्तुतमिश के ही एक पुत्र बहराम शाह को अगला सुल्तान बना दिया गया
और विद्रोहियों का जो प्रमुख नेता था एतेगिन, उसे सबसे महत्वपूर्ण पद नायब मामलिकात दिया गया। लेकिन जब एतेगिन अधिक महत्वाकांक्षी होता गया तब अंततः बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी और एतेगिन की मृत्यु के पश्चात जो प्रमुख योजना का एक अन्य अमीर था अल्तुनिया, वह निराश हो गया और उसने एक प्रयास और करने के लिए रज़िया सुल्तान के साथ विवाह किया और इसके पश्चात रज़िया और अल्तुनिया की सेना दोनों ने दिल्ली की तरफ पुनः कूच किया। मार्ग में उसे कुछ समर्थन भी प्राप्त हुआ, लेकिन इसके पश्चात कैथल के निकट कुछ लुटेरों के द्वारा रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई और इस प्रकार से रज़िया सुल्तान के शासनकाल का अंत हुआ। जिन कारणों से रज़िया सुल्तान का पतन हुआ, वस्तुतः वे वो कारण थे जिनसे रज़िया सुल्तान का शासनकाल सुशक्त होना चाहिए था। रज़िया सुल्तान ने शासक बनने के पश्चात जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उनका दमन करने का प्रयास किया। उसने एक पुरुष की तरह शासन किया और विद्रोहों को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि यह समय मध्यकाल का था जिसमें प्रमुख जो तुर्की अमीर थे वे इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि कोई स्त्री उन पर शासन करे, इसलिए समय की अनुकूलता के कारण रज़िया सुल्तान का जो शासनकाल है अतिशीघ्र समाप्त हुआ और मुख्यतः वे गुण जो सुल्ताना रज़िया में थे वे ही उसके पतन के लिए दोषी हुए, क्योंकि इतिहासकार मिन्हाज और अन्य इतिहासकारों ने भी उसकी प्रशंसा की है और यह बताया है कि जिस प्रकार इल्तुतमिश ने अपना शासन स्थापित किया था, उसी प्रकार उसके सभी जो पुत्र थे या उसके अन्य जो लोग जिन्होंने शासन किया बलबन के शासनकाल तक, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल जिसमें कि अमीरों की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, वह रज़िया सुल्तान का ही शासनकाल था। और उन्होंने माना है कि रज़िया एक महान शासिका थी और प्रजा की शुभचिंतक भी थी। उसमें सैनिक गुण भी विद्यमान थे, लेकिन मुख्यतः समय की अनुकूलता होने के कारण रज़िया सुल्तान का शासनकाल और अधिक लंबा नहीं हो सका। रज़िया सुल्तान के पतन के पश्चात बहराम शाह का शासनकाल स्थापित हुआ और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद अगले शासक बने, जब तक कि 1266 में बलबन ने सुल्तान बनकर पुनः सल्तनत साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया।